सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर के 4th चैप्टर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण के विषय में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4, इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना है कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और जो राज्य स्तर पर मुख्य रूप से संस्थान बनाए गए हैं वह किस तरीके से कार्य करते हैं शिक्षा को लेकर के। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के सुधार के लिए एनसीईआरटी का गठन किया गया है। इसके अलावा एनसीटी का गठन किया गया है शिक्षक शिक्षा के लिए, इग्नू विश्वविद्यालय, इसके अलावा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की भी स्थापना की गई है। तो इस तरीके से आप पहले राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से संस्थान हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, इनके विषय में आप पढ़ेंगे। इसके बाद फिर राज्य स्तर पर कौन कौन से हैं। राज्य स्तर पर आप लोगों को पता ही है, एससीईआरटी है, पीएनपी है, ये सब राज्य स्तर की संस्थाएं हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मनोविज्ञान शाला है, उत्तर प्रदेश में ही, आपको पता है। और भी राष्ट्रीय हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, राज्य उच्च शिक्षा संस्थान, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस चैप्टर में। तो आज इस चैप्टर में हम केवल और केवल राष्ट्रीय स्तर पर जो जो कार्य करने वाले एजेंसीज हैं हम पहले उनके विषय में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद राज्य स्तर पर भी पढ़ेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, इनके विषय में हमें जानना भी बहुत जरूरी है और इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, राज्य के बाद फिर क्या आएगा, जिला स्तर। तो जो अगला चैप्टर रहेगा उसमें हम जिले स्तर पर कौन कौन से संस्थाएं हैं जैसे कि डाइट है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम जो राज्य स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं हैं इनमें सबसे पहले आता है एनसीईआरटी का नाम। तो जो एनसीईआरटी है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है एनसीईआरटी का, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और अगर यहीं पर एससीईआरटी लिख दिया जाए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं अभी बता दे रही हूँ ताकि जब फुल फॉर्म आप याद करें तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी में सिर्फ इतना पता रहे कि जहां पर नेशनल है राष्ट्रीय, वहां पर राज्य हो जाएगा यानी कि स्टेट हो जाएगा। तो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये एससीईआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और एनसीईआरटी जहां पर एन दिखेगा वहां पर नेशनल और जहां पर एस दिखेगा वहां पर स्टेट। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। मैं फुल फॉर्म बार बार बता रही हूँ, ये जो आप चैप्टर देख रहे हो इसमें सबसे ज्यादा फुल फॉर्म ही पूछे गए हैं। फुल फॉर्म पूछा गया है, गठन कब हुआ है, कार्यालय कहाँ है, गठन कब हुआ है, कार्यालय कहाँ है, ये 3 क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एससीईआरटी का अगर आएगा तो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1 सितंबर 1961 को हुआ था, 1 सितंबर 1961 को। और एससीईआरटी का ठीक 20 साल बाद 1981 को हुआ था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि एनसीईआरटी का गठन इसके 20 साल बाद एससीईआरटी का गठन हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए एनसीईआरटी का गठन 1 सितंबर 1961, ये सन तो जरूर याद रखिएगा। और कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब एनसीईआरटी के क्या काम होते हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की पाठ्यक्रम का निर्धारण तथा पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करता है। आप देखते हो कि जो आजकल किताबें चल रही हैं स्कूलों में वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत ही चल रही हैं। अब धीरे धीरे प्राइमरी एजुकेशन में भी एनसीईआरटी की किताबें चलने वाली हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो एनसीईआरटी का कार्य है या कक्षा 1 से लेकर के
12 तक के यानी कि क्लास 1 टू 12 के सभी विषयों के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है कि किस क्लास में कितना पाठ्यक्रम रहेगा, कितना सिलेबस रहेगा, और यह पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करता है। तो जब हम सीटेट की तैयारी करते हैं खासकर, तो हम कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेना उचित होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टेट की बुक अच्छी है। अगर आप नेशनल लेवल पर यानी कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी की बुकों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है और बोल नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों का पाठ्यक्रम इस तरीके से बनाया जाए कि वह भी पढ़ लिख सके। इसके बाद देखिए अध्यापक शिक्षा, टीचर ट्रेनिंग हेतु प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना। तो अध्यापक शिक्षा या टीचर ट्रेनिंग के लिए यह प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते हैं। इसके बाद महिलाओं की शिक्षा व जागरूकता के लिए योजनाएं बनाना। तो एनसीईआरटी की तरफ से औरतों की शिक्षा की जागरूकता के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा स्कूलों के लिए विज्ञान किट, गणित किट, ये सब तैयार किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए विद्यालय शिक्षा में एवं शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में नवाचारी प्रयोग एवं अनुसंधान किए जाते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। और स्वास्थ्य और पर्यावरण की भी शिक्षा दी जाती है, यानी कि हेल्थ और इन्वायरमेंट की भी एजुकेशन दी जाती है। किसके माध्यम से? एनसीईआरटी संस्था। एक बार फिर से याद कर लीजिए, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 को। कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे एनसीटी के बारे में। एनसीटी हम लोग जहां से भी अपने डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी कि आप लोग जहां से भी अपने डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप सभी प्रशिक्षु जहां से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वह संस्थान एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से जब तक एनसीटी मान्यता नहीं देगी तब तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा डीएलएड का, चाहे बीएड का। तो दोस्तों इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, यह सभी संस्थाओं को जिनको उसे लगता है कि सभी मानकों पर खरे उतर रहे हैं, उनके पास सही प्रकार के प्रशिक्षक हैं जो बच्चों को सही से ट्रेनिंग दे पाएंगे प्रशिक्षुओं को, इसके अलावा उनके पास सारी सुविधाएं हैं, तब वह जा करके राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद उन्हें मान्यता देता है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, फुल फॉर्म क्या है एनसीटी का? एन से नेशनल, सी से काउंसिल और टी से टीचर और ई से एजुकेशन। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, तो जहां पर भी एन दिखेगा उसका मतलब नेशनल ही होगा। तो याद रखिएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुई थी। यह एग्जाम में पूछा गया है। एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995 में। कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पूरे देश में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं एनसीटी के। कौन कौन से? भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर। तो याद रखिएगा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर, ये 4 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके बाद एनसीटी के कार्य क्या होते हैं? देखिए, किसी भी नई शिक्षक संस्था को मान्यता देने से पूर्व उसका निरीक्षण करना एवं मानदंड पूरा करने पर ही मान्यता प्रदान करना। अभी मैंने आपको बताया है कि आप अगर निजी डीएलएड संस्थान से डीएलएड कर रहे हैं तो आपको उस संस्था को मान्यता, आप लोग की संस्था को मान्यता एनसीटी ने ही प्रदान की होगी। जब वह सभी मानकों पर खरा उतरा होगा तभी उसको एनसीटी की मान्यता मिली होगी। सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थाओं हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करना तथा समय समय पर नवीन पाठ्यक्रम को शुरू करना। तो जो आप किताबें पढ़ रहे हैं वह कहीं ना कहीं एनसीटी की तरफ से ही सुझाव दिए गए हैं उसमें, क्योंकि शिक्षक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वो एनसीटी के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है कि कितना पाठ्यक्रम होना चाहिए, और समय समय पर उसे रिन्यू भी किया जाता है, यानी कि समय समय पर नवीन पाठ्यक्रम को भी शुरू किया जाता है। इसके बाद देखिए शिक्षक शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना। तो शिक्षक शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेती है उसको क्रियान्वित किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सीटेट की मान्यता है वह अब
आजीवन कर दी गई है। तो एनसीटी की तरफ से केंद्र सरकार ने जैसे ही निर्णय लिया है, उसके बाद एनसीटी ने सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी कर दी है। यह बता दिया है कि सीटेट की वैधता आजीवन रहेगी। अब सभी राज्यों के ऊपर है, राज्य भी जल्दी ही सभी राज्यों में भी यह देखने को मिलेगा कि सभी लोगों ने अपने अपने राज्यों के टेट को भी आजीवन कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनसीटी संस्था यह शिक्षक शिक्षा के लिए ही बनाई गई है और यह शिक्षकों की शिक्षा के लिए ही कार्य करती है। अब इसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूपा। इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी। एन से नेशनल, यू से यूनिवर्सिटी और ई से तो एजुकेशन होता ही है और पी से प्लानिंग और ए से एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप लोग इस तरीके से अगर तोड़ तोड़ के याद करोगे तो भी आसानी से आप याद कर लोगे एक एक अक्षर से भी, क्योंकि इनके सभी के आपको फुल फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में निर्माणाधीन योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राष्ट्र स्तर पर स्थापित विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने अगस्त 2006 में क्षमता विकास एवं शोध कार्य आदि को देखते हुए इसका उन्नयन करके विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूपा कार्य क्या करती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि न्यूपा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करती है। संस्थान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किए जाते हैं, जिनमें डीपा यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रमुख है। इसकी अवधि 6 माह होती है। यानी कि न्यूपा के माध्यम से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वह जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए भी चलाए जाते हैं और इसमें आप देख सकते हैं यह जो कोर्स होता है यह 6 माह के लिए होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर आप देखिए, कोई भी अधिकारी ही क्यों ना हो उनको भी प्रशिक्षण मिलता है अपने कार्य को सही प्रकार से करने के लिए। तो ये जो न्यूपा है यह एक प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम देता है ताकि जो अधिकारी लोग हैं वो भी अपने कामों को सही से कर पाए। इसके अलावा न्यूपा के कार्य अनुसंधान कार्यों में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। यह अनुसंधान के क्षेत्र में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के लिए विभिन्न पक्षों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ करता है। यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा शैक्षिक प्रणाली, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण आदि पर अनुसंधान कार्य किए जा चुके हैं एवं कई विषयों पर अनुसंधान कार्य किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर रिसर्च वर्क भी होता है किसके माध्यम से, न्यूपा के माध्यम से। अब देखिए सहयोग विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी आदि से संबंध रखता है तथा समय समय पर इनका सहयोग भी करता है। तो ये जो न्यूपा है यह यूजीसी और एनसीईआरटी से भी संबंध रखता है, इन सभी संस्थाओं से संबंध रखता है और समय आने पर इन्हें सहयोग भी प्रदान करता है। फिर है परामर्शदात्री सेवाएं। तो न्यूपा विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करता है। हरियाणा सरकार के आग्रह पर न्यूपा ने विद्यालय खोलने, उन्हें विस्तार देने, विद्यालय भवनों का निर्माण एवं शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी सुझाव भी दिए। तो यह एक प्रकार से यह जो संस्था न्यूपा जो विश्वविद्यालय है यह विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सुझाव भी देती है, परामर्श भी देती है, उनके राज्यों में जरूरत पड़ने पर विद्यालय भवनों का भी निर्माण करवाती है और शिक्षकों के स्थानांतरण यानी कि शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधी मुद्दे के लिए भी यह सुझाव देती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो न्यूपा के भी लगभग वही कार्य है जो आपने एनसीईआरटी के देखे, बल्कि न्यूपा जो है यह एनसीईआरटी से भी बड़ी संस्था है क्योंकि यह एक विश्वविद्यालय है और ये आप देख सकते हैं कि यूजीसी और एनसीईआरटी को भी यह सहयोग करती है और सभी राज्यों को भी यह परामर्श देती है। तो इस तरीके से यह राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और यह मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य कर रही है। अब देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है कि जो शिक्षा होती है, आपको पता है कि शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और पत्राचार के माध्यम से शिक्षा या फिर मुक्त शिक्षा। तो मुक्त शिक्षा में क्या होता है, हम अपने घर पर ही रह करके पढ़ाई कर पाते हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की मदद से, इंटरनेट की मदद से, कंप्यूटर की मदद से हम पढ़ते हैं और जब हमारे पास समय होता है तब जा करके हम एग्जाम दे पाते हैं। यह ऐसे लोगों के लिए यह मुक्त
विश्वविद्यालय वाला सिस्टम बनाया गया। ऐसे लोग जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है, जो नौकरी की वजह से या अपने डेली वर्क की वजह से वह रोज क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया ताकि लोग अपनी उच्च शिक्षा है उसको पूरा कर पाएं। तो यहाँ पर आप देखिए स्थापना कब हुई, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना हुई है 20 सितंबर 1985 में, 1985, 20 सितंबर 1985, और कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त एवं दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है तथा दूरवर्ती शिक्षा में दुनिया का नायक है। तो इग्नू के क्या उद्देश्य हैं? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों हेतु प्रकाशित विवरण पुस्तिका में उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। शिक्षा को विद्यार्थी तक पहुंचाना, वह घर बैठे ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। देश के लगभग सभी शहरों में शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए हैं। शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति किसी भी आयु में सरलता से शिक्षा प्राप्त कर सके, इसीलिए इग्नू की स्थापना की गई है दोस्तों। अब देखिए इनकी शिक्षण विधियां क्या हैं? दृश्य उपकरण के माध्यम से पढ़ाना, प्रोजेक्टर के माध्यम से, यानी कि अगर देखा जाए तो कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ही हम पढ़ाई कर पाएंगे आसानी से। दृश्य श्रव्य उपकरण के माध्यम से, दृश्य श्रव्य आपको पता ही है कौन कौन से उपकरण होते हैं। रेडियो पर प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, संपादित पाठ्य सामग्री के माध्यम से, पत्राचार द्वारा शिक्षा और दूरदर्शन की शैक्षिक श्रृंखला। खासकर अगर अब आज की बात करें हम तो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ही हम पत्राचार के माध्यम से भी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट टॉपिक है, इसमें आप देखिए इस वीडियो में मुक्त विद्यालयी शिक्षा, ओपन स्कूल एजुकेशन, ये क्या होता है? स्कूल एजुकेशन का मतलब क्लास 1 to 12 तक की जो स्कूल एजुकेशन होती है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और इसके बाद 12th के बाद जो एजुकेशन होती है उसे हम हायर एजुकेशन कहते हैं, उच्च शिक्षा कहते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को संस्कार युक्त बनाती है। अतः शिक्षा से वंचित मध्य में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बालक, कामगार, वयस्कों, घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत की गई। कब की गई? 3 नवंबर 1989 को, यानी कि 3 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना की गई, ओपन स्कूल एजुकेशन की, मुक्त विद्यालयी शिक्षा की, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब मुक्त विद्यालयी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो जो बालक कक्षा 10 व 12 की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण एवं पढ़ाई छोड़कर जा चुके बालकों को पुनः शिक्षा ग्रहण करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो जो मुक्त विद्यालयी शिक्षा है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बीच में ही अपनी शिक्षा, स्कूली शिक्षा को छोड़ दिया है किसी कारण से, या वो फेल हो गए हैं, तो उन्हें फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। फिर है आर्थिक दृष्टि से निर्बल वर्गों के बालकों को जो अपनी विद्यालयी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें पढ़ने का अवसर प्रदान करना। इसके बाद दोस्तों है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़कर जब तैयारी हो जाए तब निर्धारित केंद्रों पर जाकर के परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि ये जो मुक्त विद्यालयी शिक्षा है, इसमें जब आपको लगे कि आपका पूरा कोर्स आप तैयार कर चुके हैं, तब जाकर के आप निर्धारित केंद्रों पर इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी संस्थाएं हैं सभी के विषय में आपने पढ़ा। आपने एनसीईआरटी के विषय में पढ़ लिया, आपने एनसीटीई के विषय में पढ़ लिया, आपने न्यूपा के विषय में पढ़ लिया। इसके बाद आप लोगों ने इग्नू के विषय में पढ़ लिया, और आप लोगों ने मुक्त विद्यालयी शिक्षा के विषय में भी पढ़ लिया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं यह राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि नेशनल लेवल पर कार्य कर रही हैं। तो ये नेशनल लेवल की आपने पढ़ लिया। कल आप स्टेट लेवल पर कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। नेशनल तो इम्पोर्टेंट है ही, और स्टेट लेवल पर चाहे हम एससीईआरटी की बात करें, पीएनपी की बात करें, और भी मनोविज्ञान शाला, इन सभी से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है, यह अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज्यादा बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन
इसी चैप्टर से बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िए, किसका फुल फॉर्म क्या है, किसकी स्थापना कब हुई थी, किसके उद्देश्य और किसके कार्य क्या-क्या हैं, आप लोग बिल्कुल याद कर डालिए। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचेगा और हमारे अधिक से अधिक भाई बहन इन वीडियोस को देख पाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहां पर सभी विषयों की पीडीएफ तो मिलेगी ही, सभी विषयों के टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और आगे चल करके हम बहुत सारी सुविधाएं आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज सभी वीडियोस को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आए हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते रहिएगा क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर्स का। तो बस ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।